नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं। नई शुरुआत क्या, आप ये जान लीजिए कि जीएस का जो है पेपर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। अभी तक हम लोग हिंदी का पेपर ही डिस्कस कर रहे थे आरओ के लिए, ठीक है। लेकिन अब आज से जीएस का पेपर भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जीएस भी उतना ही महत्वपूर्ण है तैयार करने के लिए आरओ के लिए जितना कि हिंदी, या ये कह लीजिए कि हिंदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी केवल 60 अंकों की होगी जबकि जीएस हमारा 140 अंकों का होने वाला है, ठीक है। तो जीएस के लिए जो क्लास आज स्टार्ट हो रही है, इसको भी हम प्रीवियस ईयर के पेपर से डिस्कशन करने से शुरू करेंगे। और जल्दी ही हम कोशिश में हैं कि ऑन स्क्रीन जो आपको बताया जा रहा है, बताया ही जा रहा है, डायरेक्ट हम क्लास में या वाइट बोर्ड की व्यवस्था बना करके आपको जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट की वीडियो क्लासेज भी दे दी जाए। लेकिन जब तक वो व्यवस्था नहीं है तब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम लोग करेंगे, और बहुत ही शानदार डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी क्लास को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो जीएस का जो सबसे पहला सेगमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। क्या लिखा हुआ है? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी जो आती है हमारे सिलेबस में दी गई है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसका पहला पार्ट है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा है संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं लोक नीति, ठीक। तो यही हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरे, आँखों के सामने से, इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत हमको ना पड़े, हमारे दिमाग में ये बैठ जाए। हमारा यही मेन उद्देश्य है, ठीक है। चलिए पहली क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य किसका है, आपको ये बताना है। संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए, ये वक्तव्य था ग्रेनविले ऑस्टिन का। ग्रेनविले ऑस्टिन, और ग्रेनविले ऑस्टिन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक बुक लिखी थी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक बुक लिखी थी, जिसके लिए इन्होंने पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से, ठीक है। तो इन्होंने ही कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की? संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना किस अधिनियम ने की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पहला दिया गया है भारत सरकार अधिनियम, दूसरा दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, और चौथा दिया गया है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है, इसको किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए याद किया जाता है? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ अगर सबसे पहले हुआ था किसी अधिनियम में, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के समय में हुआ था। और इसको हम किससे जानते हैं, किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस जब ये अधिनियम आया था तो उस समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड मिंटो। और भारत परिषद का जो सचिव था, यानी जो भारतीय शासन व्यवस्था के कामों को देख रहा था, उसका नाम था लॉर्ड मार्ले, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। तो मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित है, यानी भारत शासन अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित है।
भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है ये किस लिए विशेष तौर पे याद किया जाता है? तो देखिए, इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, और द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? द्विसदनीय विधायिका की स्थापना। इसी टाइम पे एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ था। क्या हुआ था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसी टाइम पे साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को द्वैध शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, भारत शासन अधिनियम 1919 में ही जैसे पहली बार जो सांप्रदायिक आधार पे आरक्षण दिया गया था 1909 में, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पे आरक्षण पहली बार दिया गया था किसको? मुसलमानों को। पहली बार किसको दिया गया था? मुसलमानों को। ठीक है, लेकिन जब ये आया भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसमें 4 और लोगों को दिया गया। ठीक है, 4 और लोगों को दिया गया। उसमें कौन कौन शामिल था? सिख शामिल थे। सांप्रदायिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया उसमें सिख शामिल थे, ईसाई शामिल थे, यानी भारतीय ईसाई शामिल थे। ठीक है, यूरोपीय लोग शामिल थे, यूरोपीय, और कौन शामिल था? आंग्ल भारतीय शामिल थे। आंग्ल भारतीय, एक मिनट, आंग्ल भारतीय। ठीक है, यानी कि 1909 का जो शासन अधिनियम था, इसमें कुल एक समुदाय को सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण दिया गया, और वो समुदाय कौन सा था? मुसलमानों का था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जो है 4 और लोगों को आरक्षण दिया गया सांप्रदायिक आधार पे। उसमें सिख थे, भारतीय ईसाई थे, यूरोपीय थे और आंग्ल भारतीय थे। ठीक है, तो इतना आप ये समझ लीजिए, इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को भी याद किया जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई। पहली बार प्रांतीय स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, 1919 में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक, पहली बार जो है द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। और पहली बार जो है साइमन कमीशन भारत आया इसी समय में। पहली बार एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसी के समय में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जिनके लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को याद किया जाता है। पहली बार जो है जो शासन के विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ये भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही हुआ था। ठीक, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसको अगर सबसे बड़े कारण से याद किया जाता है तो इसको संघीय शासन व्यवस्था के लिए याद किया जाता है। किसके लिए? संघीय शासन व्यवस्था के लिए। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था के लिए। और यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी? तो संघीय शासन व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दी। और क्या क्या हुआ? देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इसमें भी हुआ। जैसे 1909 में पहली बार केवल मुसलमानों को प्राप्त हुआ। उसके बाद 1919 में सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों को प्राप्त हुआ। और फिर 1935 में 3 और लोगों को दिया गया। कौन कौन थे वो 3 लोग? महिला, मजदूर और दलित। 3 वर्ग कौन कौन थे? महिला, मजदूर और दलित। इनको सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, इसके अलावा संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो हमारा उत्तर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 जानते ही हैं कि इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में, मतलब भारत को आज़ाद होने की घोषणा की गई।
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो समझ गए होंगे। इसकी व्याख्या क्या दी गई है? व्याख्या दी गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन व्यवस्था प्रस्तुत की गई। तो आप समझ गए होंगे ना, यही हमने आपको ऊपर बताया। चलिए अगला देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, पहले इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। लेकिन 2 दिन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक के दिन संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके 2 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है, और द्वितीय बैठक के समय जो है 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं अगले ऑप्शन में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इसको आप जानते ही आदि होगा। ठीक है, ये कृष्णा स्वामी अयंगर जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघ शक्ति संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए जो हमने आपको अभी बताया वही यहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सलाहकार, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी और टी टी कृष्णामाचारी ये दोनों प्रारूप समिति के ही सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा का सलाहकार पूछ रहा है, तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष हो गए। के एम मुंशी और टी टी कृष्णामाचारी उसके सदस्य हो गए। तो बचे कौन? डॉक्टर बी एन राव बच रहे हैं। तो डॉक्टर बी एन राव ही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी एन राव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में इन्होंने क्या दिया है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा
भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हम सभी जानते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ था। 30 जून 1948 को हम सभी जानते हैं माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई थी संविधान निर्माण के लिए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हम सभी जानते हैं हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और कुछ संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे, जबकि संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू क्यों हुआ था? उसके लिए भी एक विशेष रीजन है। देखिए 26 जनवरी के ही दिन जो है कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में, 26 जनवरी के ही दिन 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। लेकिन फिर जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। लेकिन जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा और इस दिन को 26 जनवरी को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी के दिन ही हमारे संविधान को लागू किया गया और 26 जनवरी को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बाकी हमारा संविधान जो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अगर आपसे प्रश्न ये पूछेगा हमारा संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था या कब स्वीकृत किया गया था, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। और अगर आपसे ये पूछेगा कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था उसका रीजन हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी आपकी। थोड़ा समय ज़रूर लगे, थोड़ा जो है इधर उधर की चीज़ें भले बताई जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, हमारी पूरी कोशिश यही है। इसलिए आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए व्याख्या इन्होंने भी वही दी है, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संवैधानिक सलाहकार हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी हमने बताया ना कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और संविधान सभा के अध्यक्ष थे ही जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या इन्होंने क्या दी है, संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 समितियों का गठन किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछे गए थे आरओ में उनको हमने डिस्कस किया और संविधान सभा से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस किया गया। अब अगला सेगमेंट हमारा है, देखिए आप देख रहे होंगे दिया है संविधान पर विदेशी प्रभाव। संविधान पर विदेशी प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि विदेशी स्रोतों से हमारे संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया, क्या क्या लिया गया है, उन पर जो प्रश्न बने हैं उनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं
कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और इन्हें कब भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो इनको किस स्रोत से, किस विदेशी स्रोत से ग्रहण किया गया है? प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है। देखिए, अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है? अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ली गई है, मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक समीक्षा होती है ये लिया गया है, लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो ये सब तो लिया गया अमेरिकी संविधान से, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है। मूल अधिकार तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? देखिए, यहाँ से विधि का शासन लिया गया है। पहली चीज, विधि का शासन लिया गया है, ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका ली गई है। जैसे हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका है ना, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा, तो उनके यहाँ भी उसी तरीके से द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। वहाँ पे एक होती है कॉमन असेंबली, एक होती है लॉर्ड असेंबली, ठीक है। तो कॉमन असेंबली, लॉर्ड असेंबली और कॉमन असेंबली के कॉन्सेप्ट पे ही हमारे यहाँ लोकसभा एवं राज्यसभा को लिया गया है। विधि का शासन लिया गया है, ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है। निर्मित संविधान का कॉन्सेप्ट, लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है, निर्मित संविधान का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आप आगे पढ़ेंगे कि हमारा संविधान, हमारे संविधान की विशेषता ये है कि हमारा संविधान लिखित एवं निर्मित दोनों है। तो ये दोनों कहाँ कहाँ से लिया गया है आपको जानना चाहिए, ठीक है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, ठीक। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से आशय क्या है हमारा? गणतंत्र से आशय क्या है हमारा? गणतंत्र से हमारा आशय है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं होता है। हमारा राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ठीक है। तो गण का मतलब हो गया लोग और तंत्र का मतलब हो गया शासन। तो जहाँ लोगों का शासन हो उसे ही गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। तो ये शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है, ठीक। अब बचा क्या? रूस या पूर्व सोवियत संघ का संविधान। तो यहीं से जो है रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ही मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा लिया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, व्याख्या भी इन्होंने यही दी है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, ठीक है। मूल कर्तव्य जो थे, जब हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और 1950 में लागू हुआ, तब जो है मूल कर्तव्य उसका भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? वेरी गुड। इसको देखिए, अभी हमने आपको पहले डिस्कस किया। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, देखिए अभी हमने बताया फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, ठीक है। फ्रांस के संविधान से और भी चीज़ें ली गई हैं। एक चीज़ और ली गई है, क्या ली गई है? जो बंधुत्व की भावना होती है, और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के समानता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता की बात की गई है, ठीक है। ये सब फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बंधुत्व हो गया और समानता हो गया, ये सब आदर्श जो प्रस्तावना में ग्रहण किए गए हैं ये भी फ्रांस के संविधान से ही लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से मेनली क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई। अभी आप यही याद रखिए, ठीक।
गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन हो गया, संसदात्मक शासन व्यवस्था हो गई, द्विसदनीय व्यवस्थापिका हो गई, ये लिया गया है। रूस के संविधान से अभी ऊपर आपने पढ़ा मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा ली गई है। नंबर 3 क्या लिया गया? लिखित संविधान लिया गया है, ठीक है। और नंबर 4 क्या लिया गया है? सबसे महत्वपूर्ण जो है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वही व्याख्या में दिया गया, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्तियां तथा उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। अभी ऊपर देखिए दिए होंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, बताया ही गया। अब यहाँ देखिए 2-3 स्रोत और आ गए, उनको भी हम जान लेते हैं। ब्रिटेन वाला बताया ही हमने क्या क्या लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा राज्यसभा में जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, कितने? 12 सदस्य, जो कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों के या सामाजिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको जो नामित किया जाता है राज्यसभा में, तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, ठीक है। आप पढ़ेंगे आगे या पढ़े होंगे कि हमारा संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई है? कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? मूल अधिकार ग्रहण किया गया। अभी आपको पहले बताया गया ना, अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? मूल अधिकार ग्रहण किया गया है। और क्या ग्रहण किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय ग्रहण किया गया है, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया है, न्यायिक समीक्षा ग्रहण की गई है। चलो अगला देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन विदेशी स्रोत भी हो गया। अगला सेगमेंट हमारा क्या है? संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। और कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22, ठीक। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ मूल रूप से, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं, 22 भाग थे। तो कह रहा भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद थे, ठीक। व्याख्या देखिए क्या दिए हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 465 है, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गणना की दृष्टि से कितना है ये शायद ही कभी पूछा जाएगा, लेकिन क्रमांक की दृष्टि से कितना अनुच्छेद है, या अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, या भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो ये जान लीजिएगा कि कुल 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। 1 मिनट पानी पी लें, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है देखते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? देखिए भाग 1 दिया गया है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भाग 1 में क्या है? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है।
भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। भाग 1 में संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं। और भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो नागरिकता यहाँ पूछ रहा है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, तो जाहिर सी बात है कि भाग 2 में होगा। कहाँ होगा, भाग 2 में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में, 5 से 11 तक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पंचायतों की व्यवस्था है भाग 9 में, सही है। नगर पालिकाओं की व्यवस्था है भाग 9 का में, ये भी सही है। आगे देखते हैं, अगला इन्होंने क्या दे रखा है। सहकारी समितियां हैं भाग 9 खा में, ये भी सही है। अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है, अधिकरण किस में है, भाग 14 का में है। ठीक है, भाग 10 में नहीं है। तो देखिए यहाँ इन्होंने व्याख्या की हुई है। पंचायतें भाग 9 में हैं, किस में है, पंचायतें भाग 9 में हैं। नगर पालिकाएं भाग 9 का में हैं। सहकारी समितियां भाग 9 खा में हैं। अधिकरण भाग 14 का में है। तो लास्ट वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता भाग 2 बताया गया, अभी सही सुमेलित है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में दिया गया है, ये गलत है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस में दिया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 यानी भाग 1 में ही है। नगर पालिकाएं भाग 9 ए में है, यानी पंचायतें भाग 9 में हैं और भाग 9 ए में नगर पालिकाएं हैं। निर्वाचन भाग 15 में है, ये सही है। ठीक है, देखिए इन्होंने दिया है सही सुमेलन। नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र, अच्छा यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश भाग 18 में है। जब कहेगा कि भारत एवं उसका संघ, ठीक है, भारत एवं उसका संघ, तो या भारत और राज्यों का संघ, तो वो भाग 1 में होगा। और जब संघ राज्य क्षेत्र कहेगा तो यानी केंद्र शासित क्षेत्र की बात कर रहा है, तो भाग 18 में होगा। नगर पालिकाएं भाग 9 में हैं और निर्वाचन जो है वो भाग 15 में है। ठीक है, निर्वाचन किस में है, भाग 15 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में दिए गए। किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 123 में क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 123 में क्या है, अध्यादेश है। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत दी गई। किसके तहत दी गई है, अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, और वित्त विधेयक से संबंधित विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में दिए गए हैं। देखिए व्याख्या क्या दिया इन्होंने, व्याख्या इन्होंने दी है कि संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन दिया गया है। ठीक है, 19 में क्या दिया गया है, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निर्बंधन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 121 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा जो है संसद में नहीं हो सकती, प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है, संसद के विश्रांति काल में,
संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सुमेलित करने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए क्या क्या है इसमें। संविधान का भाग 15, अभी हमने पढ़ा ही, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। संविधान का भाग 16, देखिए भाग 16 अभी छोड़ देते हैं। संविधान का भाग, एक मिनट, संविधान का भाग 18, संविधान का भाग 17। ठीक है, तो इसको कूट की वजह से मिलाना है, आपात उपबंध, तो कूट की वजह से मिलाना, क्यों, कूट की सहायता से। तो इसको देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी पड़ रही है, इसके लिए व्याख्या ही बता दे रहे हैं। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। संविधान के भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची दी गई है, किस अनुसूची में क्या दिया गया है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, किस अनुसूची में क्या दिया गया है इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची दी गई, यानी ए में 3 हो जाएगा। ठीक, 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है, बी में 1 हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल दिया गया है, डी में 2 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण। ठीक है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण दिया गया 9वीं में। तो सारी अनुसूचियां सुमेलित हो गई। व्याख्या इन्होंने क्या दे रखी है, देखिए 7वीं अनुसूची संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियां। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ठीक है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। फिर से वही सुमेलित करने के लिए दिया गया है। 7वीं अनुसूची आप जानते हैं, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, भाषा तो है नहीं। 8वीं अनुसूची में भाषा है, मिलाते हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। तो 7वीं अनुसूची में क्या होगा, विधायी शक्तियां हो गई। ठीक है, जो विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए दिया गया वही। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ठीक है, अगला देखिए दिया गया है, ये वाला तो हो गया था ना, हाँ ये हो गया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है, तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। ठीक है, आर्थिक नियोजन जो है केंद्र एवं राज्य दोनों की जिम्मेदारी है, तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, संघ सूची में कुछ कुछ विशेष विषय हैं, जैसे रक्षा है, विदेशी मामले हैं, जनसंख्या है, ये सब किसमें है, संघ सूची में है। राज्य सूची में जैसे शिक्षा तो खैर समवर्ती सूची के विषय हो गया, जैसे पुलिस है, ठीक है, स्वास्थ्य है, पुलिस है, स्वास्थ्य है, ये सब किसका विषय है, ये सब राज्य सूची का विषय है। ठीक है, विशेष सूची नाम की कोई सूची ही नहीं है, तो ये तो एक गलत ऑप्शन है। ठीक, देख लीजिए।
समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अब योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन हो गया है? नीति आयोग का गठन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हमने समझ लिया। ठीक, भारतीय संविधान में संविधान के जो स्रोत हैं उनको हमने समझा, संविधान सभा को हमने समझा। ठीक है, और संविधान में जो अनुच्छेद अनुसूची भाग है उसका अध्ययन हमने किया। अब अगला हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे उद्देशिका का, भारतीय संविधान की उद्देशिका का। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन यहाँ तक आपको काफ़ी रोचक लगा होगा, काफ़ी समझ में आया होगा। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती थी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और लाइक, शेयर और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।